नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर हो रहा विचार, सीएम धामी ने दिए संकेत। कहा, देवभूमि के धर्म, अध्यात्म और परिवेश को बचाने के लिए उठाए जाएंगे हर संभव कदम। सरकारी सिस्टम की लापरवाही से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। देहरादून में सरकार की 3 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का नहीं लिया संज्ञान। 3 साल से खुलेआम घूम रहे भूमाफिया। खराब मौसम में भी चारधाम यात्रा के लिए कम नहीं हो रहा श्रद्धालुओं का उत्साह। धामों में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। तीर्थयात्रियों से एहतियात बरतने की अपील। और यूट्यूबर बाइक राइडर अगस्ती चौहान की मौत के मामले में पिता ने दी तहरीर। कहा, बेटे का एक्सीडेंट से नहीं, हिट एंड रन से गई है जान। पुलिस बता रही मौत को दुर्घटना। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की। जबरन धर्मांतरण कानून और लैंड जिहाद पर हथौड़ा चलाने के बाद अब राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत भी दिए हैं। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहले ही साफ कर चुके हैं कि राज्य में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और इस लिहाज से ये कानून राज्य में लाना आवश्यक है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के धर्म, अध्यात्म और परिवेश को बचाने के लिए जो भी जरूरी हुआ वो कदम उठाए जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड के अंदर चूंकि यहाँ का एक जो वातावरण है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो एक यहाँ का परिवेश है, यहाँ की एक संस्कृति है, जो यहाँ का अध्यात्म है, जो शांति है, वो बनी रहे, उसके लिए हमने जहाँ अनेकों फैसले लिए हैं और अनेकों प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक फैसले लिए हैं। और हमने कहा है कि जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उन सभी पर हम काम करेंगे, उन सभी पर कानून बनाने का काम करेंगे, उन सभी पर निर्णय लेने का काम। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की लिखी किताब साइबर एनकाउंटर के हिंदी संस्करण का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। ये किताब साइबर अपराध की सच्ची घटनाओं पर लिखी गई है। पुस्तक के लेखक डीजीपी अशोक कुमार और ओपी मनोचा हैं। दोनों लेखकों ने कहा है कि पुस्तक में साइबर अपराध से बचने को लेकर काफी जानकारियां हैं। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किताब की सराहना की और कहा कि मौजूदा समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज साइबर क्राइम बढ़ा है, अपराध की दुनिया में नए नए प्रकार के क्राइम किए जा रहे हैं और जाने अनजाने में लोग उसके शिकार हो रहे हैं, तो ये पुस्तक उन सभी को जागरूक करने में और उन सभी से कहीं चेताने का काम करेगी। और जहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि समाज में नीचे तक, मतलब हमारे आने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, आने वाले कर्णधार हैं, उन सब तक इसकी चर्चा होनी जरूरी है। और इस पुस्तक के माध्यम से मैं समझता हूँ ये चर्चा होगी जो कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए आने वाले समय के लिए उन सब से हमको चेताने का और बचाने का काम करेगा। फोकस इस बात पे है कि आज की तारीख में साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसकी चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसको पार पाने के लिए हमने इसमें रियल लाइफ से कहानियाँ उठाई हैं कि साइबर क्राइम की कहानियाँ हैं, कैसे साइबर क्रिमिनल क्राइम करते हैं, क्या उनका क्राइम करने का तरीका होता है, कैसे उसे पुलिस वर्कआउट करती है और कैसे आम आदमी अपने साथ साइबर क्राइम होने से बच सकता है। ये इस किताब के माध्यम से हमने आम आदमी को साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए हैं। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आज बीजेपी सरकार के राज में जनता परेशान है, लगातार महिलाओं का शोषण हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और आज जनता भाजपा को भली भांति समझ चुकी है। कांग्रेस की विचारधारा से लोग प्रेरित होकर पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। साथ ही जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, करण माहरा ने उनका स्वागत किया है। इसके साथ ही जिन लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है उनका कहना है कि भाजपा सरकार में कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से तवज्जो नहीं मिल रही है। आज करीब 9-10 महिलाओं ने आज कांग्रेस ज्वाइन की है, कुछ नौजवानों ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है और वो शुभ होकर कि बीजेपी की महिला विंग कहीं भी निकल के नहीं आएगी। जो वादे उन्होंने चुनाव में किए थे जनता से, वो अंकिता मर्डर केस में जिस तरीके से चुप्पी साध के बैठी रही, उससे ये महिलाएं नाराज हैं।
पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी विचारधारा शुरू से कांग्रेस के साथ मिलती है और उस विचारधारा को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो वो प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि जो मेरे विचारों को जो सम्मान देती है जो पार्टी, वो मुझे कांग्रेस पार्टी लगी और मुझे ये प्लेटफॉर्म लगा कि कांग्रेस पार्टी में ही मैं अपने विचारों को रख सकती हूँ और वहाँ पे एक संविधान का सम्मान है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस में जुड़ने का मेरा मकसद ये है कि जो संविधान को सम्मान करता है और अनेकता में एकता को जो लेके चलता है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि कांग्रेस जल्द ही चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार निकाय चुनाव को टालना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण का सर्वे जो है वो नहीं कराना चाहती और इसी का बहाना देकर चुनाव को टलवाया जा रहा है, जबकि हकीकत उससे उलट है। नवीन जोशी ने कहा कि राज्य सरकार निकाय चुनाव में हार के डर से चुनाव की जो तारीख है उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है। नगर निगम के जो देहरादून के जो पूरे उत्तराखंड के जो चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव से डर के सरकार चुनाव को आगे लेके जाना चाहती है। अभी समाचार माध्यमों के, समाचार चैनलों के और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मालूम चला है कि जो चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में होने वाले थे और ओबीसी आरक्षण का अभी पूरा सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए ये बात लेकर इस चुनाव को ये आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से घबरा गई है। जो कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता है, जो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका ये कार्यकाल रहा है काफ़ी निराशाजनक रहा है। जो यहाँ के मेयर हैं, जो उन्होंने चुनाव लड़ा था जिस समय पे, उस समय जो उन्होंने अपनी संपत्ति दिखाई थी उससे 10 गुना उसकी संपत्ति बढ़ चुकी है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और उसे बेचने के मामले में सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते भूमाफिया पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसका फायदा ये भूमाफिया उठाते हैं और फिर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए जाते हैं। ऐसा ही मामला देहरादून से सामने आया है, जहां पर सरकार की 3 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है और हैरान करने वाली बात यह है कि भूमाफियाओं पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। पूरा मामला क्या है आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जहां एक तरफ धामी सरकार सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे को लेकर सख्त कार्रवाई कर रही है, तो वहीं शासन प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने से बचता नजर आ रहा है। दरअसल देहरादून के राजपुर क्षेत्र में गुजराड़ा मानसिंह स्थित राज्य सरकार की लगभग 3 बीघा भूमि पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया गया है। इतना ही नहीं, इस जमीन को आगे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचा भी गया है। प्रकरण जब सामने आया तो साल 2021 में गढ़वाल कमिश्नर ने लैंड फ्रॉड की बैठक से संबंधित व्यक्ति पर जिलाधिकारी को कार्रवाई करने के लिए कहा। कार्रवाई में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इतना ही नहीं, दोबारा आयुक्त गढ़वाल ने जिलाधिकारी को पत्र लिख निर्देशित किया, मगर विडंबना देखिए कि अधिकारी भूमाफिया पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। सरकारी सिस्टम की सुस्ती से 3 साल बीत गए, लेकिन सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। इस पूरे मामले पर कानूनगो और पटवारी को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन भूमाफिया पर कार्रवाई की फाइलें आगे नहीं बढ़ पाई। लैंड से रिलेटेड फ्रॉड्स और लैंड से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो प्राय हमारे यहाँ संज्ञान में आ भी रहे हैं और हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो भी दिशा निर्देश हमारे पास शासन से आएंगे या आए हैं, हम कोशिश करते हैं उनका अनुपालन किया जाए और जहाँ भी कहीं कोई शिथिलता होती है तो हम कार्रवाई ज़रूर करते हैं। जहां एक और सरकार सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रदेश स्तर पर बड़ा अभियान चला रही है, वहीं अपनी ही सरकारी भूमि पर भूमाफिया के कब्जे होने के बाद भी सिस्टम की लापरवाही सामने आई है, जिस वजह से कार्रवाई आगे भी नहीं बढ़ पाई। देखना होगा कि देहरादून की डीएम जिस तरह से अब मामले पर कार्रवाई की बात कह रही हैं, उससे आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल तो भूमाफिया पर कार्रवाई की फाइलें इधर उधर धूल फांक रही है। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
प्रदेश में फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। चारों धामों में हो रही बारिश से श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मगर धामों में अभी भी तीर्थयात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। तस्वीर यमुनोत्री धाम की है, जहां बर्फबारी में भी भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु उत्साहित नजर आ रहे हैं और ऐसे में खराब मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं से एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। तीर्थ स्थलों की मर्यादा और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा जारी किया है और इस अभियान के जरिए तीर्थ स्थलों पर गंगा किनारों पर हुड़दंग और मादक पदार्थ का सेवन करने वालों को फौरन गिरफ्तार किया जाएगा। जी हां, साथ ही पर्यटन यानी कि पर्यटक जो हैं वो पर्यटन स्थलों पर अगर गंदगी मचाते हैं तो इसके विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के मुताबिक 29 अप्रैल साल 2023 तक ऑपरेशन मर्यादा के तहत 67 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियान के तहत 2703 लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है। एक हफ्ता पहले ही शुरू किया, उसी में हमने 70 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ऑपरेशन मर्यादा जारी रहेगा। जो भी आदमी तीर्थ स्थलों की मर्यादा को तोड़ते हैं, भंग करते हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी उत्तराखंड पुलिस। यूट्यूबर बाइक राइडर अगस्त्य चौहान की मौत मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है और पिता जो है वो कई सवाल उठा रहे हैं और इस हादसे को लेकर परिवार वाले हत्या बता रहे हैं। जी हां, हत्या की आशंका जताई जा रही है तो पुलिस इसे दुर्घटना मान रही है, मगर आमजन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम पर परिजनों को नसीहत देते भी नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अपनी पूरी धड़क चुनाव को मॉडरेशन करा दूं। उत्तराखंड के मशहूर यूट्यूबर और बाइक राइडर अगस्त्य चौहान की मौत के मामले में हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। यूट्यूबर की मौत के बाद पुलिस हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है और जांच के दौरान कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को यूट्यूबर अगस्त्य चौहान का कैमरा भी मिल चुका है। इसके साथ ही पुलिस ने अब इस हादसे को दुर्घटना ही बताया है, मगर अगस्त्य चौहान के पिता ने बेटे की हत्या का अंदेशा जताते हुए ऑनलाइन तहरीर दी है। इसके साथ ही अगस्त्य चौहान के पिता ने कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। तहरीर में अगस्त्य चौहान के पिता ने कहा कि हादसे के वक्त अगस्त्य के साथ 6 अन्य रेसर साथी थे, जिनमें से अगस्त्य सहित 5 बाइक पर थे और 2 बैकअप कार में थे। 3 साथी बीच रास्ते से ही जेवर टोल से वापस क्यों लौट गए। उनका सवाल है कि अगर बाइक 300 की रफ्तार तक पहुंची थी तो सिर्फ सिर में ही चोट क्यों आई और बाइक भी थोड़ी ही क्षतिग्रस्त क्यों हुई। 300 की रफ्तार में शरीर के अन्य अंग टूटते और बाइक के परखच्चे उड़ जाते। साथ ही रेसर ने 3 घंटे बाद संपर्क क्यों किया। अभी तक परिवार के सामने कोई भी साथी क्यों नहीं आया। परिवार वालों के ये सवाल हत्या का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं और पिता का कहना है कि उनका बेटा एक्सीडेंट से नहीं, हिट एंड रन से मरा है। इन्हीं तमाम आरोप और सवालों की तर्ज पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसके साथ ही अब पुलिस भी बाइक राइडर्स को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। देहरादून पुलिस ट्रैफिक का कहना है कि खौफनाक स्टंट बाइकिंग, रैश ड्राइविंग के खिलाफ अभियान छेड़कर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई होगी। यातायात पुलिस का मानना है कि ये सब कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन अब पुलिस ऐसे चैनलों पर भी नजर रखेगी। रैश ड्राइवर स्पेशली जो बाइकर्स द्वारा की जाती है उसको लेके बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसमें जो इंटरनल एसओपी हमने की है उसमें जनवरी की तर्ज पर जो हमने सोशल मीडिया टीम का गठन किया था वो टीम का हम फिर से गठन किया जाएगा। लास्ट 2 महीने में जितने भी रैश और निग्लिजेंट बिहेवियर के केसेस हमारे पास आते हैं उसमें हमने ये निर्णय लिया गया है कि जब भी कोई रैश या ओवर स्पीडिंग का केस हमारे पास आता है 60, 70, 80 की स्पीड से अगर है तो हम मोटर व्हीकल में अब तक कार्रवाई कर रहे थे, काउंसलिंग कर रहे थे। पर अगर ऐसा बिहेवियर अगर 100+ हो, वो हमारे कैमरे में, किसी सीसीटीवी में या किसी यूट्यूब चैनल पर हर मिलता है तो हम इसमें 100% ट्रैफिक की तरफ से एफआईआर की कार्रवाई करने का हमने निर्णय। अगस्त्य चौहान की मौत एक हादसा है या साजिश, वक्त रहते इसका पता जरूर चल जाएगा, मगर यहाँ सवाल अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने का है। सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ती बाइकें कई बार चालक के साथ साथ दूसरों के लिए भी जानलेवा साबित होती है। ऐसे में जरूरी है पुलिस प्रशासन को ऐसे बाइक राइडर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने की।
लोहाघाट के सुई डूंगरी मोटरमार्ग के निर्माण कार्यों को लेकर ठेकेदारों ने निर्माण कार्य रोका और जिसके बाद अब ग्रामीणों ने लोनीवी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया है। लोगों ने बताया कि मोटरमार्ग का कार्य रुकने से यातायात बाधित हो रहा है। वाहन चालकों के अलावा राहगीरों को भी चलने में काफी दुश्वारियां हो रही हैं। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। इसके बारे में नंबर 1 तो इसने मतलब नाली पूरी नहीं बनाई, पैसे उसके पेमेंट हो गए हैं और ये मतलब विभाग ने मतलब पता नहीं कमीशन खा के मतलब लिया कि पता नहीं मतलब कैसे मतलब पेमेंट कैसे हुआ। मेरी तो नाप जमीन कटी है, मुझे मतलब इतराज नहीं है क्योंकि मतलब आम जनता का भला हो रहा। नाप जमीन तो यहाँ की यहीं रहेगी, मुझे जमीन से मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम नाली तो बना देता। मेरी तो जमीन कटेगी फिर मतलब वहाँ से नीचे उतरेगी। उस रास्ते से रोड का निर्माण करवाया ताकि हमें मार्केट जाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए जल्दी हो, लेकिन ये रोड अच्छी खासी बन रही थी, बीच में पता नहीं क्या हुआ, ये पूरा इन्होंने डिस्कवर के लिए खोद दी रोड और उसके बाद इसको ऐसा ही छोड़ दिया है। अब आगे काम इसका अटक गया है, ये विभाग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। राजधानी देहरादून में पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं की रिकवरी की जानकारी दी है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि थाना प्रेमनगर पुलिस ने करीब 67,000 नशीले कैप्सूल टैबलेट के साथ ही स्टोर संचालक और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपियों के पास से जो दवाइयां मिली है उसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, साथ ही आरोपियों की संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। मिली कि सिद्धोवाला में एक वंश मेडिकल स्टोर है, वहां पर आपके जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अलावा बेचा नहीं जा सकता, इसमें आपका ट्रामाडॉल है, अल्फ्राजोलाम है, ये दवाइयां प्रतिबंधित दवाइयाँ इलीगल तौर से बेची जा रही हैं। हमारी टीम गई, हमारी टीम ने जब पुख्ता हुआ कि भाई बेचे जा रही हैं तो हमने फिर कल शाम को रेड किया। रेड करने पर आपका ट्रामाडॉल के 56,448 कैप्सूल बरामद हुए हैं और अल्फ्राजोलाम के 11,400 टैबलेट जो हैं बरामद हुए हैं। मार्केट में ये जो भारी खेप है इसका कीमत जो है लगभग 50 लाख रुपया आंकी गई है और ये दोनों भाई इनका अलग अलग जो है दो मेडिकल स्टोर हैं। जो मुलजिम हमारे हैं दोनों, ये आपके कृष्ण कुमार है, विनय कुमार है, ये फ्रेंड्स कॉलोनी यहाँ कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पर थाना कैंट क्षेत्र में। उत्तराखंड की धामी सरकार सेतु आयोग का गठन कर रही है। सेतु आयोग का गठन होने के बाद जिस तरीके से नियोजन आयोग काम करता है उसी तरीके से सेतु आयोग काम करेगा। लेकिन सेतु आयोग का गठन क्यों किया जा रहा है, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र में योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके बाद राज्यों को भी केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश मिले थे कि राज्यों में राज्य योजना आयोग की जगह कोई दूसरा आयोग बनाया जाए। जिसके बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने अब राज्य योजना आयोग की जगह प्रदेश में सेतु आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग चुकी है। अब आयोग का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इसी महीने तक आयोग का गठन भी हो जाएगा। राज्य योजना आयोग पहले 5 साल के लिए प्लान और नॉन प्लान तैयार करता था, लेकिन उत्तराखंड में अब प्लान और नॉन प्लान के तहत काम नहीं किया जाता है, जिसको लेकर राज्य योजना आयोग का कोई औचित्य नहीं बचा। इसी के चलते सरकार सेतु आयोग का गठन कर रही है। आखिर सेतु आयोग कैसे काम करेगा, अब आप ये समझिए। सेतु आयोग यानी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावर ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड आयोग सशक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर काम करेगा। उत्तराखंड में विकास के संभावनाओं को लेकर सेतु आयोग शोध करेगा। विकास से संबंधित किए गए शोध को लेकर सरकार को सुझाव दिए जाएंगे। उत्तराखंड में विकास को लेकर परिवर्तन लाने के उद्देश्य से आयोग काम करेगा। सामाजिक आर्थिक विकास पर भी आयोग की नजर होगी। लोक नीति पर भी फोकस किया जाएगा। विकास कार्यों की मॉनिटरिंग भी सेतु आयोग करेगा। सेतु आयोग के नाम से ही साफ है कि ये सशक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर काम करेगा। तो सेतु आयोग बना रहे हैं, तो सेतु आयोग का जो सेतु जो नाम है SETU, इसका जो एक्सपेंशन आएगा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड में
परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ये आयोग काम करेगा और आयोग के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। उपाध्यक्ष का नॉमिनेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे ये या तो एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री होंगे या कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं और इनका चयन विधिवत किया जाएगा। सेतु आयोग के गठन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आयोग के गठन से प्रदेश में निर्माण कार्यों को लेकर नए आयाम स्थापित होंगे। सेतु जो नीति आयोग की तर्ज पर बनाने का भी आज मंत्रिमंडल में हमने फैसला कर लिया। उससे बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे निर्माण कार्यों से लेकर नवाचार करने में राज्य के अंदर अनेकों जो विभाग हैं उन सभी को सहायता मिलेगी और जो नया उत्तराखंड है, संकल्प नए उत्तराखंड का, वो साकार दिशा में आगे बढ़ेगा। सेतु आयोग के ढांचे की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोग के अध्यक्ष होंगे, तो वहीं उपाध्यक्ष का चयन मुख्यमंत्री ही करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तो प्रबुद्ध अर्थशास्त्री या फिर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होंगे, जिसके लिए चयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक्सपर्ट भी आयोग में होंगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से एक्सपर्ट की संख्या बढ़ाई जा सकती है। केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार प्रदेश में सेतु आयोग का गठन करने जा रही है, जिसको धामी कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। माना जा रहा है कि प्रदेश में विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के साथ विकास को लेकर किस तरीके से संभावनाएं उत्तराखंड में हैं, उसको लेकर ये आयोग शोध भी करेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर से कह चुके हैं कि जो नए उत्तराखंड बनाने का संकल्प प्रदेश सरकार ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए भी ये आयोग किसी हद तक काम करेगा। ऐसे में देखना ही होगा कि आखिरकार जब इस आयोग का गठन हो जाएगा तो प्रदेश के विकास में इस आयोग की क्या कुछ भूमिका नजर आएगी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर हो रहा विचार, सीएम धामी ने दिए संकेत। कहा, देवभूमि के धर्म, अध्यात्म और परिवेश को बचाने के लिए उठाए जाएंगे हर संभव कदम। सरकारी सिस्टम की लापरवाही से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। देहरादून में सरकार की 3 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का नहीं लिया संज्ञान। 3 साल से खुलेआम घूम रहे भूमाफिया। खराब मौसम में भी चारधाम यात्रा के लिए कम नहीं हो रहा श्रद्धालुओं का उत्साह। धामों में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। तीर्थयात्रियों से एहतियात बरतने की अपील। और यूट्यूबर बाइक राइडर अगस्त्य चौहान की मौत के मामले में पिता ने दी तहरीर। कहा, बेटे का एक्सीडेंट से नहीं हिट एंड रन से गई है जान। पुलिस बता रही मौत को दुर्घटना।